Assalamu alaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप अपने डाउट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो कल बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेम का फर्स्ट पेपर था, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री इन अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स का। तो इसको थोड़ा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कैसा पेपर था, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर आपकी गेस्ट में मतलब थोड़े क्वेश्चन आए थे, और मैं इस वीडियो में आपको प्रूफ करूँगा लगभग 60 to 70% गेस्ट में आया था, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स है जो अब बैड कमेंट्स करते हैं सर की गेस्ट से कुछ भी नहीं आया, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले हम बायोकेमिस्ट्री का पार्ट देखेंगे। यहाँ पे इसमें आपको 25 मार्क्स है, ठीक है, मैक्सिमम 25 मार्क्स। तो पास मार्क्स कितने हैं इसमें? 12। अगर आपने 12 लाए होंगे इसमें तो आप पास हो जाएंगे इसमें, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स की अलग बात करेंगे। तो 12 अगर आपको आ रहा है 12 प्लस तो आप पास है इसमें। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, और ऑब्जेक्टिव्स में मुझे खुद डाउट है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव आए थे मतलब अजीब तरीके से। और जो पेपर था इट वाज अनएक्सपेक्टेड। देखो मैंने कोशिश की थी, मतलब गेस दी थी आपको अपनी 100%, और पढ़ाया भी था मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री सारा। आई होप कि आप सब ने बायोकेमिस्ट्री अच्छा किया होगा, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री का पेपर अच्छा ही था, ठीक है, मेरे गेस में सारा कुछ आया था, मैं आपको दिखाऊंगा। बट ऐसा पेपर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आएगा, ठीक है ना। ऐसा पेपर अभी तक आया है, और ऐसे ऑब्जेक्टिव्स कभी नहीं आए थे अभी तक, ठीक है। अब देखेंगे पहला जो ऑब्जेक्टिव है, ऑल द फॉलोइंग एंजाइम्स कैन बी यूज्ड एज थेरापेटिक एजेंट्स एक्सेप्ट। इसका आंसर मेरे हिसाब से ट्रिप्सिन आएगा, ठीक है। बाकी आप बता देना कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है। एस्पैराजिनेस से भी हम यूज़ करते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेस, स्ट्रेप्टोकाइनेस। आप ट्रिप्सिन मतलब कमेंट सेक्शन में बता देना क्या इसका ट्रिप्सिन है या नहीं, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज, ये तो आपको पता है एटीपी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उसके बाद सी, द मोस्ट कॉमन डाइटरी फैट इन द इंडियन फैट इज दैट्स, इसको आएगा TAGB, और आएगा फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल, इसको आएगा ऑल ऑफ द अबव। TAG क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राई एसिड ग्लिसरॉल, ठीक है। उसके बाद डी, हीम सिंथेसिस ऑकर्स इन ऑल द फॉलोइंग सेल्स एक्सेप्ट। देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, उसको लिखना था यहाँ पे मेचवर आरबीसी। मेचवर आरबीसी में हीम सिंथेसिस क्यों नहीं होती है? क्योंकि उनमें तब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है। मेचवर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसीलिए वहाँ पे हीम सिंथेसिस नहीं होती है। और जो क्यों ये हीम सिंथेसिस वहाँ नहीं होती है, क्योंकि जो हीम सिंथेसिस है ना, उसका जो लास्ट स्टेप है ना सिंथेसाइज करने के लिए, वो होता है लास्ट स्टेप ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसीलिए आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया जब है ही नहीं तो लास्ट स्टेप नहीं हो जाएगा, तो हीम ही नहीं बनेगा। आई बात समझ? उसके बाद शॉर्ट आंसर हम देखेंगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे गेस में था। देखो पहला क्वेश्चन जो है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 5 मार्क्स के, 15 मार्क्स हो गए 3 को, ठीक है। ए पार्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द ह्यूमन बॉडी, वाई इज मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इंपॉर्टेंट इन पेशेंट केयर। देखो ये मैंने दिया था आपको, मैं आपको दिखाऊंगा रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज पहले बायोकेमिस्ट्री में। ये देखो यहाँ पे ये रहा क्वेश्चन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। अब आप बोल रहे हो सर इसमें तो एडिशन है कुछ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे। देखो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज है इसमें, ठीक है। उसके बाद वाइज मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन इंपॉर्टेंट इन पेशेंट केयर। इसमें हम ब्लड ग्लूकोज लेवल क्यों मतलब ये मेंटेन करते हैं? ताकि डायबिटीज़ ना हो। आई बात समझ? ब्लड ग्लूकोज के लेवल से नेफ्रोटिक प्रॉब्लम होती है, किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यही लिखना था इसमें। मैंने डायबिटीज़ मेलाइटिस आपको बोला था गेस में, तो इसमें वही लिखना था, सिंपल। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेरे गेस से आपको पूरा आया था, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि इसमें तो मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इंपॉर्टेंट पेशेंट के लिए तो अलग है, इसने दिया ही नहीं होगा, ठीक है। देखो मुझे अब थोड़ी पता है कि मतलब मैं आपको सारा क्वेश्चन पूरा नहीं बता पाऊंगा ना, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन तो मैं नहीं बता सकता हूँ। उसके बाद बी पार्ट, नेम द डाइटरी प्रोटीन्स एंड देयर फूड रिसोर्सेज। देखो डाइटरी प्रोटीन्स मैंने आपको अमाइनो एसिड्स पढ़ाया था। अमाइनो एसिड्स में आपको एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल क्या होते हैं? जो हमें डाइट के साथ ज़रूरी लेने हैं, ठीक है। और नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी बनाती है, सिंपल डाइट के साथ जो हम लेते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डाइटरी प्रोटीन्स, ठीक है। इसी में आएगा ना अमाइनो एसिड भी। तो ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था। और एक्सप्लेन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द इंटेस्टाइन, ये भी दिया था मैंने, दिखाऊंगा आपको इधर। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों मैंने दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स का, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो आपको प्रोटीन्स आया था, ठीक है। और आपको क्या आया था इसमें?
क्लासिफिकेशन अमाइनो एसिड्स ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशन, बट मैंने अमाइनो एसिड्स का बोला है, वहाँ पे प्रोटीन्स का आया है, बट आप तो लिख सकते हो ना इसको, ठीक है, ये ईजी था। तो क्वेश्चन नंबर ये भी आया था, मतलब मेरी ही गेस है ऑलमोस्ट। उसके बाद सी पार्ट, ये तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, क्लासिफिकेशन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, इसमें कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव, ठीक है, इसमें बहुत सारे लिखने थे आपको, बट ये आपके सिलेबस में है ही नहीं, ना मैंने पढ़ाया है, मैं सच बोलूँगा आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस था, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अगर इस पर हम जाएंगे, इसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक। देखो KFT आया था मेरी गेस से, हाँ मैं आपको दिखाऊंगा पहले, बायोकेमिस्ट्री में लास्ट में मैंने रखा है एलिसा KFT LFT, देखो KFT आया है, तो KFT का मैंने दिया है, इसका मतलब इसमें आपको सारा कुछ पढ़ना था, ठीक है, इसका थोड़ी ही नहीं किया, मतलब आप खाली नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ एंजाइम्स रखोगे याद, ठीक है, ALT, ठीक है, बाकी सारे जो एंजाइम्स हैं उनका नॉर्मल वैल्यू याद रखोगे, मतलब इसमें सारा कुछ आपको पढ़ना था, तो ये क्वेश्चन भी आया था। डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे दिया है इन्होंने, ये इसमें भी ये आउट ऑफ सिलेबस था, डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, मुझे पता है IG है, IgM, ठीक है, IgG, IgE, वो सारे क्लासेस आपको लिखने थे, बट यहाँ पे और उसके बाद लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, ये मैंने दिया था आपको, मैं आपको दिखाऊंगा एक सेकेंड, लास्ट में मैंने दिया था इसको, हाँ ये रहा, इधर देखो आप, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, देखो आपने इम्यूनोग्लोबिन पढ़ा ना, उसमें आपने फिर भी पढ़ा होगा ना क्लासिफिकेशन टाइप्स, बट आपके सिलेबस में इतना ही था, देखो मतलब ये मैं, आप मुझ पे इल्ज़ाम मत डालो, आपके सिलेबस में खाली इतना था, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन मैंने डाला, बट वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन उसको उसने फिर भी मतलब पढ़ा होगा, इसकी क्लासिफिकेशन IgA IgM वो पढ़ा होगा फिर भी, बट अगर नहीं पढ़ा है तो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ा होगा ना उसने, बट ये मेरी गलती नहीं, उनकी गलती है जिन्होंने पेपर डाला है, उन्होंने क्लासिफिकेशन अवेलेबल आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको दिया था ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, स्ट्रक्चर आपको बनाना था, ये मैंने आपको दिया था, ठीक है, और जो बाकी है टाइप से क्लासिफिकेशन है वो आपको खुद आना चाहिए, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने ऑलमोस्ट दिया था आपको। उसके बाद रिस्क फैक्टर्स ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कैड कोरोनरी आर्टरी डिजीज, अब यहाँ पे देखो मैंने आपको दिया था एथेरोस्क्लेरोसिस, बट कैड मैंने दिया था, ये मुझे पता है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ो, डिफाइन लिपोप्रोटीन्स टाइप्स एंड देयर फंक्शंस हो गया है, उसके बाद प्लस एथेरोस्क्लेरोसिस ये मैंने दिया है, तो मैंने एथेरोस्क्लेरोसिस दिया है, इसका मतलब थोड़ी है कि आप खाली डेफिनेशन पढ़ोगे, मतलब आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना, इसके वहाँ पे लिखा है रिस्क फैक्टर्स, तो आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा ना रिस्क फैक्टर्स भी इसमें, तो ये क्वेश्चन भी इसी में से आया है, बट कोरोनरी आर्टरी डिजीज मैंने दिया है, वो हमें पता है, वो मैंने नहीं दिया है, बट ये तो आया था ना एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। उसके बाद हाँ हो गया, तो ऑलमोस्ट बायोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से आपको तकरीबन 90% मेरी गेस से आया है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना आया था कि नहीं, ठीक है, 90% आया था ऑलमोस्ट। उसके बाद हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, इसमें आपको 50 मार्क्स है, ठीक है, तो आपको पासिंग मार्क्स इसमें 22 प्लस होने चाहिए, ठीक है, आउट ऑफ 50 22 प्लस इसमें होने चाहिए, तब आप पास हो जाएंगे इसमें, और इनमें मतलब ओवरऑल आपको 38 नहीं लाने हैं इनमें, ठीक है, ये बात याद रख लेना, अगर फॉर एग्जांपल आपको बायोकेमिस्ट्री में 10 आ रहे, बाकी आप मिला के मतलब इसमें लाओगे न्यूट्रिशन में, फिर मिला के 38 आएंगे, ऐसा नहीं है, उसमें भी अलग पासिंग मार्क्स, इसमें भी अलग पासिंग मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोटेक्टिव, हाँ ऑब्जेक्टिव्स हम देखेंगे पहले प्रोटेक्टिव फूड्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, मतलब इनमें से सारे प्रोटेक्टिव फूड है, एक्सेप्ट इसमें आएगा मेरे हिसाब से एनर्जी रिच फूड्स, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक, आप फिर भी कमेंट सेक्शन में बता देना ये ठीक है कि नहीं। द रेफरेंस डाइटरी प्रोटीन इज दैट्स द सोयाबीन, ये भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ऑल आर एसोसिएटेड विद विटामिन ए डेफिशिएंसी एक्सेप्ट, इसको आएगा चिलोसिस, ठीक है, CHEILOSIS। उसके बाद डी, ईटिंग रॉ फिश मे कॉज ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इज इंडिकेटेड बाय ऑल एक्सेप्ट, इस पर भी मुझे डाउट है, ये भी बता देना आप कमेंट सेक्शन में, मेरे हिसाब से इसका थर्ड आंसर है। उसके बाद विच आर द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर अ फूड गाइड, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, मुझे इसमें डाउट है, देखो या तो इसका फूड ग्रुप से या ऑल ऑफ द अबव है, आप बता देना कि ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से ऑब्जेक्टिव नहीं देखे और न मैंने इनको ढूंढा अच्छे से, आप फिर भी बता देना कमेंट सेक्शन में इसका फूड ग्रुप्स आएगा या ऑल ऑफ द अबव, ठीक। रिकमेंडेड डेली अलाउंस इज नॉट यूज्ड फॉर स्पेसिफिक ग्रुप्स, ठीक है, इसका आएगा फर्स्ट आंसर। उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवोकेट फॉर बेबी अप टू एज ऑफ, इसका आएगा 6 मंथ्स।
उसके बाद ऐसे टाइप, देखो यहाँ पे ए 25-year-old प्रेग्नेंट वुमेन कम्स फॉर एन एंटीनेटल चेकअप लैब। देखो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो आई चेकअप करने के लिए, ठीक है, लैब। तो वहाँ पे जब उसको सीबीसी रिपोर्ट कराया, ठीक है, सीबीसी रिपोर्ट ने दिखाया हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो है, ठीक है, क्योंकि प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट वुमन है उसमें तो ऑलरेडी हो जाएगा ना सीबीसी, ये ना हीमोग्लोबिन लो होता है उनमें, ठीक है। उसके बाद उसमें कंप्लेन की क्या, वो फैटिग थी और ब्रेथलेसनेस। जब हीमोग्लोबिन लो हो जाएगा तो वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी ना। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जब कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन मसल्स तक नहीं पहुंचेगा। मसल्स तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो मसल फैटिग बन जाएगी, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन नहीं है एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए तो सेल्स एटीपी नहीं बनाएंगे उतना, ठीक है, ताकि एनर्जी मिले, इसीलिए वहां पे मसल फैटिग हो जाएगी और ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच रहा है ना। आई बात समझ? तो ऑक्सीजन जब नहीं पहुंचेगा अच्छे से, ठीक है, तो वहां पे ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, फैटिग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन लो है। इसका मतलब क्या है, इसमें इसमें एनीमिया भी है, ठीक है, एनीमिया है इसमें, ब्रेथलेसनेस है इसमें, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे देखो, व्हाट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज मोर। देखो इसमें भी मैं आपको बताऊंगा गेस में क्या आया था, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। मैंने आपको बोला था एनीमिया इन प्रेग्नेंट, शायद मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, इसमें आपको यही पढ़ना था। हाँ ये देखो, डाइट इन प्रेगनेंसी, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, बोला है कि नहीं। तो ये क्वेश्चन इसी में सारा आया था आपको, मतलब देखो आप आपने क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ा होगा, आपको थोड़ा इलाबरेट करके पढ़ना होता है ना फिर, अगर मैंने क्वेश्चन दिया, बट मुझे ये थोड़ी पता होता है कि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन अब डालेगा। मैं गेस देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के, थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्या क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एनीमिया इन प्रेगनेंसी आया है, ठीक है। अब इधर देखो, उसके बाद डाइट इन प्रेगनेंसी, वो इसमें वो आपको इसमें निकालना था, व्हाट न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मोस्टली लाइकली इन दिस केस, ठीक है, वो आपको इसमें निकालना था। आप डाइट क्या दोगे प्रेगनेंसी में, उसी डाइट में अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपको ये लिखना था इसी में, ठीक है, सिंपल था। उसके बाद मेंशन द रिस्क फैक्टर्स इन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मदर एंड बेबी। इसमें आपको रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, किसकी, बेबी की, जब हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगी, जब माँ को ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, जब माँ फैटिग हो जाएगी, उसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स वो आपको लिखने थे, ये भी ईजी था। उसके बाद व्हाट डाइटरी एंड मेडिकल एडवाइस शुड बी गिवन, ठीक है, डाइट क्या देना चाहिए। देखो डाइट इन प्रेगनेंसी दिया है ना, मैंने अभी दिखाया आपको, आया था ना। एंड मेडिकल एडवाइस, ठीक है, मेडिकल एडवाइस उसको क्या करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, उसको हमें आयरन सैक्रोस इंजेक्शन देने हैं ताकि हीमोग्लोबिन लेवल ये हो जाए, ऑक्सीजन देना, ये ना लगाना है ताकि ऑक्सीजन सैचुरेशन उसको बराबर हो जाए, ठीक है, और मसल फैटिग से वो बचे। आई बात समझ? तो ये करना था उसको, मेडिकल एडवाइस ये देना था। व्हाट द रोल ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। देखो रोल ऑफ आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन भी मैंने दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा, WIFS प्रोग्राम, इधर देखो यह है, एंड रोल ऑफ नर्स सारा दिया है मैंने। वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन यही होता है, तो यही क्वेश्चन इधर आया है। तो ये क्वेश्चन सारा मतलब मेरे हिसाब से मैंने गेस में दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे 5-5 मार्क्स के। पहला जो है दैट्स दैट डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग अ डाइट फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। देखो डायबिटिक पेशेंट के लिए डाइट, मतलब किसी को डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, उसके लिए क्या डाइट आप प्रेफर करोगे, उसके प्रिंसिपल्स बतानी देखूंगा ना मैंने ये दिया है कि नहीं। एक सेकंड, देखो डाइट इन ओबेसिटी दिया है मैंने, और डायबिटीज़ मेलाइटिस डीएम एंड डाइट इन डायरिया। तो आपको डीएम आया था तो सिंपल आया था ना ये क्वेश्चन, मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल्स आए थे। जब आपने डाइट पढ़ा होगा ना, डाइट क्या देते हैं हम, उसमें आपने प्रिंसिपल्स भी पढ़े होंगे ना, फिर भी मतलब देखो मैंने दिया था डाइट इन डायबिटीज़ मेलाइटिस, आपको इसमें प्रिंसिपल्स भी पढ़ने थे। आई बात समझ? तो मतलब कि ये क्वेश्चन फिर भी मैंने दिया था आपको, ऑलमोस्ट ये भी आया था, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट इसमें, डिस्क्राइब द टर्म फूड प्रिजर्वेशन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। देखो ये भी मैंने दिया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे कि आपकी गैस में कुछ नहीं आया था, मतलब मैंने सारा कुछ दिया था, आपको पढ़ना ही नहीं आया है। देखो फूड हैंडलिंग एंड फूड प्रिजर्वेशन है, देखो फूड प्रिजर्वेशन, अब मैं थोड़ी यहाँ पे मतलब मुझे पता था कि वो मेथड्स भी डालेगा। आपने ये ना फूड प्रिजर्वेशन जब पढ़ा होगा तो आपने मेथड्स भी पढ़े होंगे ना इसी में, ठीक है। तो खाली इसमें आप थोड़ी डेफिनेशन पढ़ोगे, इसमें मेथड्स भी आते हैं, वो आपने पढ़ना था ज़रूरी। मैंने फूड प्रिजर्वेशन एज अ होल टॉपिक दिया था, ठीक है, ना कि मुझे पता था कि वहाँ पे मेथड्स भी आएंगे। आई बात समझ? तो ये क्वेश्चन भी आपको मैंने दिया था। उसके बाद मतलब इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए वल्ला, फिर बैड कमेंट्स आते हैं सर आपकी गैस से कुछ भी नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट
ब्रीफली आउटलाइन द मेथड्स ऑफ डाइटरी असेसमेंट एंड गिव देयर, ये मैंने नहीं दिया था, मैं यहीं पे बोलूँगा। इनुमरेट वेरियस नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम एंड डिस्क्राइब द मिड डे मील प्रोग्राम इट्स इनिशियल ऑब्जेक्टिव्स। हाँ देखो यहाँ पे मैंने एक ही दिया था यहाँ पे WIFS प्रोग्राम, वो आपको इसी में लिखना था, ठीक है। WIFS प्रोग्राम इसमें लिखना था, ठीक है। और मिड डे मील प्रोग्राम ये मैंने नहीं दिया था, ठीक है। मैंने मील प्लानिंग दिया था आपको, या जिसको हम दूसरा नाम मीनू प्लानिंग कहते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन आपसे मतलब मुझसे छूट गए थे, ये मैंने नहीं दिया था। उसके बाद हम 2 मार्क्स की बात करेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ए पार्ट इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ अ बैलेंस्ड डाइट, ये भी मैंने दिया है, दिखाऊंगा आपको। ये देखो बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स प्रिंसिपल्स है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग बाय HIV पॉजिटिव मदर्स, ठीक है। ये तो मुझे मेरा हिसाब से सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। मैंने आपको 2 ही बोले थे, 2-3 क्वेश्चन मतलब जो कि आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग बाय HIV, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। गाइडलाइंस फॉर मीनू प्लानिंग फॉर द एल्डरली, देखो मीनू प्लानिंग मैंने बोला है, गाइडलाइंस क्या होता है, प्रिंसिपल्स तो मैंने दिया है, मैं आपको दिखाऊंगा। एक सेकेंड, हाँ ये देखो मील प्लानिंग, जिसको हम दूसरा नाम मीनू प्लानिंग भी कहते हैं, एंड इट्स प्रिंसिपल्स, ठीक है। तो ये मैंने दिया है, ये क्वेश्चन भी सारा आया था। उसके बाद नेक्स्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी एंड रोल ऑफ पेरेंट्स, ओबेसिटी मैंने दिया था, आई थिंक मैं आपको दिखाऊंगा। चाइल्डहुड ओबेसिटी नहीं, मैंने दिया था डाइट इन ओबेसिटी, ये क्वेश्चन मैंने नहीं दिया है, ठीक है। हाँ ये नहीं दिया था मैंने। उसके बाद पेरेंटल न्यूट्रिशन टाइप्स एंड एजुकेशन, ये भी नहीं दिया था, और एफर्ट भी मैंने नहीं दिया था। तो ऑलमोस्ट इसमें मैंने बड़े क्वेश्चन दिए थे सारे, और 2 मार्क्स के मैंने दिए थे आपको 2 क्वेश्चन, मतलब फिर भी आपको न्यूट्रिशन में 100 में से तकरीबन मैंने आपको 60 to 70% दिया है, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में 90%। अब आप कैसे कह सकते हो आपकी गेस में कुछ नहीं आया है, ठीक है। मैंने दिया था अपने हिसाब से, बट आपको क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं की, ठीक है। तो वो मेरी गलती नहीं है। अब आप कमेंट सेक्शन में बता देना अब किस किस का पेपर गलत हुआ, मतलब ये ना ठीक नहीं हुआ, ठीक है। या तो आपके कॉलेज में आपको नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, वो मैं सच बोल रहा हूँ, आपके कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाया होगा, और ये पेपर अनएक्सपेक्टेड था, ठीक है। और इंशाल्लाह आप टेंशन नहीं लो, आपका नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर गैस में आएगा, आप गैस अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।